Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola, and these are lecture sessions of information system audit. And the intent of this exercise is to make the course easy, understandable for chartered accountants. So my number is 9899123008, and in case of any feedback or in case of any professional help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये की कॉन्सेप्ट्स हम समझ लें तो नेटवर्क सिक्योरिटी इजी हो जाती है। और नेटवर्क सिक्योरिटी एक बार आपको उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए तो आप इजीली समझ जाएंगे। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कीवर्ड समझना पड़ेगा और कुछ की कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्रिप्टोलॉजी है। क्रिप्टोलॉजी जो है वो आप उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टा एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टा एनालिसिस दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों अपोजिट हैं। जो क्रिप्टोग्राफी है वो डेटा को सिक्योर करती है और क्रिप्टा एनालिसिस ठीक उल्टा करती है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो साइंस है, डेटा को सिक्योर करने का साइंस है, जबकि क्रिप्टा एनालिसिस उस एनक्रिप्टेड डेटा को एनालाइज करना और उसको तोड़ना, उस सिक्योर कॉम्बिनेशन को तोड़ना, उसे क्रिप्टा एनालिसिस कहते हैं। तो जो जैसे बैंक्स हैं वो क्रिप्टोलॉजी करते हैं और जो हैकर्स हैं वो क्रिप्टा एनालिसिस करते हैं। तो जो क्रिप्टोग्राफी है वो बैंक करते हैं, बैंक जो है क्रिप्टोग्राफी करते हैं। दो बैंक क्रिप्टोलॉजी भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि कहीं उनका कोड टूट तो नहीं जाएगा। उन्हें वो अपने पासवर्ड की स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो क्रिप्टोग्राफी है वो बैंक्स क्रिप्टोग्राफी के थ्रू मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं और हैकर्स क्रिप्टा एनालिसिस लगाकर उसको तोड़ देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम एलन ट्यूरिंग था। तो एलन ट्यूरिंग ने हिटलर की टीम ने एक कोड बनाया और कोड अनब्रेकेबल माना जाता था और उससे इंफॉर्मेशन हिटलर के सेना तक पहुंचती थी और वो काफ़ी समय तक अनब्रेकेबल रहा। लेकिन यहाँ पर एलन ट्यूरिंग आए जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन था। उसने क्रिप्टा एनालिसिस किया, यानी एक बॉम्बे नाम की BOMB नाम की एक मशीन बनाई जिसमें आप ये कोड डालते थे और वो उसे डिकोड कर देती थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये माना कि इस मशीन की वजह से और जो टीम इस मशीन की वजह से डिक्रिप्ट कर रही थी वो उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता गया, क्योंकि हिटलर के सारे मैसेजेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटेन पकड़ लेता था। तो क्रिप्टा एनालिसिस जो है वो ब्रिटेन ने क्रिप्टा एनालिसिस का काम किया, हैकर का काम किया, और हिटलर ने क्रिप्टोलॉजी का काम किया। उन्होंने इनक्रिप्ट किया, उनके पास की थी, डिक्रिप्शन उससे होता था। लेकिन बाद में जो एलन ट्यूरिंग ने एक क्रिप्टा एनालिसिस के द्वारा, यानी क्रिप्टा एनालिसिस क्या है, एक साइंस है, सिक्योर कॉम्बिनेशन को एनालाइज करना और फिर एनालाइज करने के बाद उसे ब्रेक करना। जब आप एनालाइज करेंगे तभी उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो तीन चीज़ हमने अभी समझी। पहला था क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टा एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टा एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी क्या करती है, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन करती है और एक की क्रिएट करती है, और वो की मेन चीज़ होती है। और क्रिप्टा एनालिसिस हैकर्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करते हैं। तो इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करना, यानी कि दो और वर्ड्स हैं, प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट है नॉर्मल टेक्स्ट जो हम भेजते हैं, सिफर टेक्स्ट है अगर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट
को जब हम सिफर टेक्स्ट में करते हैं तो इनक्रिप्शन, उसे इनक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन अगर सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करते हैं तो उसे डिक्रिप्शन कहा जाता है। प्लेन टेक्स्ट जैसे आई एम अ गुड बॉय, ये एक प्लेन टेक्स्ट होगा। सिफर टेक्स्ट क्या होगा कि अगर मान लिया सपोज आप ये मैसेज कहीं पर भेज रहे हैं कि आई एम अ गुड बॉय, और उसमें आप ये बोलते हैं कि आई की जगह एक वर्ड आगे हो जाए, आई की जगह जे हो जाए, तो आप आई की जगह जे लिख देंगे। एम में ए है, ए की जगह बी लिख देंगे, एम की जगह एन लिख देंगे तो बी एन हो जाएगा। इस तरीके से गुड बॉय भी आप एक एक वर्ड्स आगे बढ़ा देंगे। तो ये एक की बन गई। इस की क्या होता है? बेसिकली की लॉगरिथम होता है। की कोई चाबी नहीं होती है, लेकिन जैसे ताले की की होती है वो चाबी होती है, एक हार्ड चाबी होती है, वैसे ही यहाँ पर लॉजिक की है, लॉजिकल की है। तो वो रियल की नहीं है, यहाँ पर लॉजिकल की है। लॉजिकल की क्या है? जैसे ही आपको पता चलता है तो आप वो लॉजिक लगाकर उस इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन है, सिफर टेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन है, प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जिसे रीडेबल इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। सिफर टेक्स्ट जब आप इस इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर देते हैं कि कोई भी इसे पढ़ ना सके, तो इसे इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि प्लेन टेक्स्ट में की लगा दें तो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहते हैं। और जब सिफर टेक्स्ट जो इंक्रिप्टेड है इंफॉर्मेशन है, जो किसी के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकती, वो ऐसी इंफॉर्मेशन है, उसको वापस की यूज़ करके, लॉजिकल की यूज़ करके डिक्रिप्ट करते हैं, तो उसे फिर डिक्रिप्शन कहते हैं, और फिर हम उसे प्लेन टेक्स्ट में लेकर आ जाते हैं। तो एक किताब में अगर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं वो प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन अगर वो किताब को अगर या मिलिट्री का कोई सीक्रेट है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो प्लेन टेक्स्ट है। और अगर आप किसी को कम्युनिकेट करते हैं उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तो उसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूवीज़ में देखा होगा, दो आदमी बैठे होते हैं बॉर्डर में, और एक आदमी दूसरे आदमी से कम्युनिकेट कर रहा था, कहता है कि हाय जैकॉल, जबकि दूसरी तरफ से उसे पता है कि वो कैप्टन, उसका नाम कैप्टन अजय है या जो भी है, वो बोलता है हाय जैकॉल। तो जैकॉल क्या है? जैकॉल आप सिफर टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट क्या है? कैप्टन अजय। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है कि पंछी उड़ गया है, सपोज, यानी कि पंछी उड़ रहा है, यानी कि मे बी इस टाइप के वो यूज़ करते हैं। सपोज से ज़रूरी नहीं है ऐसा यूज़ करें, वो कहें पंछी उड़ रहा है या पंछी आ रहा है, इसका मतलब बॉर्डर में कोई बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा है, और समथिंग लाइक दैट। तो वो जो चीज़ें हैं सिफर टेक्स्ट में आती हैं, और प्लेन टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है। तो इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन वो प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करती है प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में, और डिक्रिप्शन क्या है? वो प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म करती है सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में। और इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए की होती है। की क्या है? लॉजिकल लॉगरिथम है, वो लॉजिकल मेथड है, वो लॉजिकल की है, जिससे कि हम किसी भी आदमी को वो लॉजिकल की बताएं तो प्लेन टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टा एनालिसिस दोनों अपोजिट हैं, ये हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि क्रिप्टा एनालिस्ट जो है हैकर और अटैकर्स यूज़ करते हैं। क्रिप्टोलॉजी जो होती है वो क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस उसमें दोनों होते हैं। और क्रिप्टोलॉजी जो होती है वो जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करती है। उनके पास की होती है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्शन करने के लिए। की का यूज़ करके, अगर लीगल फॉर्म में की का यूज़ करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाए तो उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अगर हैकर उस की को किसी तरीके से बनाए तो उसे क्रिप्टा एनालिसिस कहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी क्या होती है? स्टेगनोग्राफी मैसेज को हाइड करना, यानी कि मैसेज आपको मिलेगा ही नहीं। मालूम पड़ा आपके कंप्यूटर्स है, डेस्कटॉप वगैरह में फाइल पड़ी रहती हैं, या किसी एक ड्राइव में, हिडन ड्राइव में अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो उसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोलॉजी और स्टेगनोग्राफी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। क्रिप्टोलॉजी में मैसेजेस होते हैं, आपके सामने आपको मैसेजेस दिख रहे होते हैं। और
जो स्टेगनोग्राफी है उसमें मैसेज ही नहीं दिखता है। अगर मान लीजिए सपोज कोई ड्राइव में, कोई हार्ड ड्राइव में या कोई सीक्रेटिव तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आपने रखी है तो उसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं। तो हमारी स्टडी में जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि क्रिप्टोग्राफी ग्रीक वर्ड है। जनरली ये सारे वर्ड्स जो हैं टेक्निकल वर्ड्स ग्रीक से ही डिराइव किए जाते हैं, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन बहुत पुराना सिविलाइजेशन था और वहाँ इन सारे कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत हुई। यूनान से ही या ग्रीस से ही मेजर कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत हुई साइंटिफिक या इससे, तो वो हर जगह पर ग्रीस आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर मोस्ट ऑफ न्यू साइंटिफिक चीज़ों की शुरुआत हुई, तो वो वहाँ से। और उसके बाद एक कांस्टेंट साइंटिफिक इनोवेशंस बिल्ड अप होता जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुए, लेकिन फिर बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, तो वो बिल्डअप नहीं हो पाए। और आज की डेट में क्या है कि अधिकतर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, ग्रीक से लिए गए हैं। तो जो क्रिप्टोग्राफी है हमारी किताब में दिया हुआ है कि ग्रीक से डेराइव है और उसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग। तो पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग में जो है डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं आया था, यानी कंप्यूटर्स वगैरह नहीं आए थे, तो क्रिप्टोग्राफी प्राइमरली मिलिट्री के द्वारा यूज़ होती थी। फिर क्या हुआ, मॉडर्न कम्युनिकेशन आया, टेक्नोलॉजी आई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए जो इंटरनेट वगैरह को यूज़ करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्मल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करने लगे, क्योंकि उनके उसमें क्या होता था कि डेटा मैसेजेस एक्सचेंज होने लगे, बहुत बुरी तरीके, बहुत तेज़ी से एक्सचेंज होने लगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने लगे और बहुत से रिसर्च वर्क ऑर्गेनाइजेशन करने लगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज एक मेडिकल कंपनी है, बहुत बड़ी रेनबैक्सी या इस जैसी कंपनी है, या कोई एलएलई जैसी कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कोई रिसर्च कर रही है और अगर 3-4 कंट्रियों में उसके साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो अगर कम्युनिकेट करेंगे तो वो चाहते हैं कि उनकी रिसर्च को कोई ना, किसी के पास ना पहुँचे, तो वो इनक्रिप्ट करके वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का इंक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि साइंस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और क्या इम्पॉर्टेंट हो गया, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो वहाँ पर सिक्योरेसी की ज़रूरत पड़ी, सीक्रेसी की ज़रूरत पड़ी। सीक्रेसी की ज़रूरत के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया गया। तो क्रिप्टोग्राफी क्या करती थी, मैसेज को अनइंटेलिजेंट बना देती थी सबके लिए। मतलब वो कोई भी आदमी के पास वो मैसेज आएगा तो अनइंटेलिजेंट हो जाएगा। इंटेंडेड रिसिपिएंट उसको फिर की का यूज़ करके, यानी लॉजिकल की, तो वर्ड है लॉजिकल की का यूज़ करके उसे इंटेलिजेंट बना देगा। तो इंक्रिप्शन हमारी स्टडी में दिया गया है, वो उसका मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन ये दी गई कि अगर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करें प्लेन टेक्स्ट से सिफर टेक्स्ट में, जिससे कि वो सिफर टेक्स्ट को पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाए, और तभी पढ़ा जा सके जब आपके पास की नॉलेज हो, और उस की से हम रिवर्स कर सकें इस ट्रांसफॉर्मेशन को। तो इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहते हैं। तो फिर हमारी स्टडी में ये भी बताया गया कि जो रिकवरी होती है प्लेन टेक्स्ट की सिफर टेक्स्ट को, उसके लिए की ज़रूरत होती है, और ये रिकवरी प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहते हैं। तो यानी इंक्रिप्शन है और डिक्रिप्शन है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद ये भी दिया गया है कि की जो है वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, और प्राइवेसी, सिफर टेक्स्ट की प्राइवेसी और सिफर टेक्स्ट की सीक्रेसी ये डिपेंड करती है कि की स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है वो क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रिप्टोलॉजी होती है, क्रिप्टोलॉजी के दो भाग होते हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी वो मेथड है जिससे कि हम इंक्रिप्शन करते या डिक्रिप्शन करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ जो है, क्रिप्टोग्राफी किससे आया, क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ। तो क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ जो है वो जितनी ज़्यादा होगी, जितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ होगी उसकी की, उतना ज़्यादा इंक्रिप्शन पावरफुल होगा। फिर हमारी स्टडी में दिया गया है कि क्रिप्टोग्राफी साइंस है डेटा को सिक्योर करने का, क्रिप्टो एनालिसिस है उसको एनालाइज और ब्रेक करने का, ताकि हम उसको जो सिक्योर कॉम्बिनेशन है उसको एनालाइज करें और उसको ब्रेक कर दें, यानी कि उसको चोरी कर सकते हैं, और हैकर्स जनरली इसे यूज़ करते हैं। तो क्रिप्टो एनालिसिस जो क्लासिकली क्रिप्टो एनालिसिस में कई कॉम्बिनेशंस यूज़ किए जाते थे। एनालिटिकल रीजनिंग है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स है,
पैटर्न फाइंडिंग है, पेशेंस है, यानी कि आप कंप्यूटर्स में बैठते थे, कई कॉम्बिनेशन करते थे और कई बार लक भी काम करता था। तो ये क्रिप्टो एनालिसिस जो है, जो हैकर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल टूल यूज़ करते हैं। जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि वो ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ करते हैं कि अगर मान लिया सपोज पासवर्ड 8 डिजिट का है, तो 8 डिजिट के सारे नंबर उसमें एक एक करके डालना स्टार्ट कर देते हैं। उसका पैटर्न फाइंडिंग है, पैटर्न वो फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपका कोई आदमी है, वो क्या कर सकता है, मतलब जैसे हर वर्ड में 2 जोड़ सकता है, तो 2, वो एक पैटर्न फाइंडिंग है। और ये सारे काम क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं। तो क्रिप्टो एनालिसिस को हैकर या अटैकर भी कहा जाता है, ये मैलिशियस होते हैं। फिर हमारी स्टडी में दिया गया क्रिप्टोलॉजी में क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो एनालिसिस दोनों होते हैं, जैसे कि पहले बताया। फिर उसके बाद स्टेगनोग्राफी के बारे में दिया गया। स्टेगनोग्राफी एक साइंस है जो मैसेज को हाइड करता है और इसको अनरीडेबल नहीं बनाता बल्कि हाइड कर देता है, स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है। क्रिप्टोग्राफी में आपको मैसेज दिख रहा होता है, स्टेगनोग्राफी में मैसेज नहीं दिख रहा होता है। तो सीक्रेसी, एक तरफ सीक्रेसी है और दूसरी तरफ मैसेज सामने है, लेकिन सीक्रेट है, सीक्रेसी की मेथड यूज़ है। और दूसरी है कि हाइडिंग द मैसेज पर एम्फेसिस है। तो ये दोनों अपने आप में डिफरेंट है। तो अगर आप कोई ग्राफिक फाइल को हाइड कर देते हैं, सीक्रेट आदमी देख ही नहीं सकता, तो भले ही आपने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की हुई, तो स्टेगनोग्राफी में आएगा। अगर आप सामने फाइल रखी है और आप कहते हैं कि भाई अगर इसको पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, तो वो क्रिप्टोलॉजी में आता है। फिर एक टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी दी गई है। तो 2 क्रिप्टोग्राफी है, टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। एक सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और हमारी स्टडी में दिया हुआ है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। तो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि एक ही की होती है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। असिमेट्रिक की में 2 की होती है, एक इंक्रिप्शन के लिए होती है और एक डिक्रिप्शन के लिए होती है। और इससे बड़ा चेंज आ जाता है। सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी ये है कि मेरे पास एक सीक्रेट की है, मैंने हर चीज़ में 2 ऐड कर दिया है। यानी कि मैं अगर आपको 53 भेज रहा हूँ, उसमें 2 ऐड कर दे रहा हूँ। जो भी चीज़ भेज रहा हूँ उसमें 2 ऐड कर दे रहा हूँ, और दूसरे को भी बता रहा हूँ कि 2 ऐड करके मैं भेज रहा हूँ, वो माइनस कर दे। तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन 2 जनों को ही, 2 या लिमिटेड लोगों के बीच में, ये मेथड ऑफ क्रिप्टोग्राफी 2 या एक लिमिटेड ग्रुप के बीच में कामयाब है, ज़्यादा लोगों के बीच में कामयाब नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में सेम क्यू होना ही चाहिए। अगर मतलब कम्युनिकेशन अगर सक्सेसफुल है, अगर ये है तो आपका ये काम करेगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। तो यानी कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी में एक की होगी और वो सीक्रेट रहेगी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में 2 की होंगी। और जो हमारे सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी है वो एक लिमिटेड लोगों के बीच में ही की जा सकती है, या 2 जनों के बीच में, या लिमिटेड लोगों, क्योंकि की नॉलेज सबको होनी चाहिए। वो लॉजिकल की, वो डिक्रिप्शन की मेथड वो लोगों को होनी चाहिए। अगर वो लीक हो गई, कहीं किसी ने एक ने भी लीक कर दी, अगर 10-12 लोग आपके ग्रुप में और इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, उसमें से एक ने भी लीक कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें एग्जांपल है DES 3, RC4, RC5 इसके एग्जांपल हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि बहुत फास्ट है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से, और मैसेज ये सिक्योर रखती है, क्योंकि एक लिमिटेड ग्रुप के बीच में रहती है और बहुत ज़्यादा इंटेंशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में भेजने का, तो रिलायबल, सिक्योर ज़्यादा होती है। इसमें एक चीज़ और होती है कि जो सिफर टेक्स्ट है वो कॉम्पैक्ट होता है, इंक्रिप्शन ज़्यादा
बैगेज नहीं अटैच करता है सेफर टेक्स्ट में। अब हर चीज़ में अगर आप एक वर्ड अटैच कर रहे हैं और उसमें कोई और चीज़ अटैच कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि मैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बड़ा होता है। जबकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हो सकता है आपका 10 लाइन्स का मैसेज हो और इंक्रिप्शन के बाद वो 20 लाइन्स का बन जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं होता है, वाइडली यूज़ है, बहुत पॉपुलर है। डिसएडवांटेज ये होता है कि की का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि की सबको पता होनी चाहिए। एक सिंगल की होती है, सबको पता होनी चाहिए। दूसरा बात यह है कि अगर मान लीजिए सपोज़ बहुत ज़्यादा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं। या तो कि लार्ज नंबर ऑफ़ कीज़ आप यूज़ करेंगे, यानी कि अगर 4 आदमी हैं तो 4 आदमी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए 4 कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 4 कीज़ नहीं, उससे भी ज़्यादा। अगर मान लीजिए सपोज 2-3 आदमी हैं तो 1, 2, 3 आदमी है, 1 और 2 के बीच में कम्युनिकेशन 1 की, 2 और 3 के बीच में एक कम्युनिकेशन 1 की, और 3 और 1 के बीच में 1 की। इसी तरीके से अगर 4 आदमी हैं 1, 2, 3, 4, तो 1 और 2 के बीच में 1 और 3 के बीच में 1 और 4 के बीच में 4 और 2 के बीच में 4 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में। तो कीज़, नंबर ऑफ़ कीज़ बढ़ जाएंगी उसमें, अगर आप की को सिक्योर रखना चाहेंगे। और अगर सिंगल की है तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर हैकर वगैरह आ गया तो फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सिंगल की है तो हैकर वगैरह आ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी बात, नॉन रिप्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। और नॉन रिप्यूटेशन मतलब ये है कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भेजी और फिर मैं मुकर गया। मेरे अगर ग्रुप में सबके पास एक की है या सबके पास अलग की है, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन उसको इनक्रिप्ट करके भेजा, तो फिर मैंने कहा कि मैंने नहीं भेजी थी, ये तो इसकी ये जो पर्टिकुलर की है वो मिस्टर ए को पता है और मिस्टर बी को भी पता है। तो मिस्टर ए कहेगा मैंने ज़रूरी थोड़ी मैंने भेजी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ये की मिस्टर बी को भी पता है। तो उसको भी पता है कि हर डिजिट के आगे 2 ऐड करना है, या हर डिजिट के को डबल कर देना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके भेजना है। ये तो इसको भी पता है। हो सकता है मिस्टर बी ने भेजी हो, तो नॉन रिप्यूटेशन पॉसिबल नहीं था। तो कई चीज़ें प्रॉब्लम थी, और जिसकी वजह से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एग्जिस्टेंस में आई। तो हमारी स्टडी में जो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी के बारे में ये दिया हुआ है कि सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी जो है उसमें सेम की होती थी, उसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहते थे, और सेंडर और रिसीवर के पास सेम की होती थी कम्युनिकेशन करने के लिए, और नॉन रिप्यूटेशन वगैरह पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये फास्ट होती थी। उसके बाद ये 1970 के आसपास जनरली यही सिस्टम एग्जिस्टेंस में था। तो ये 1970 के आसपास के बाद जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आई, लेकिन उस समय चीप कंप्यूटिंग पावर नहीं थी, और जिसके पास बड़ी कंप्यूटिंग पावर थी, जो एक्सपेंस कर सकता था, उसी के लिए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी अवेलेबल थी। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हमारी स्टडी फिर बताती है कि भाई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, और जिसने स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड की, दुनिया को स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड की। तो अब हम समझ लेते हैं कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। उसमें 2 की होती हैं, एक की सेंडर के पास होती है, और एक की जो होती है वो डिक्रिप्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो यानी एक की इनक्रिप्ट करने के लिए की जाती है और एक की डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ईच यूज़र के पास 2 की होंगी, एक पब्लिक की जो वो सबको बता देगा कि ये मेरी पब्लिक की, और एक प्राइवेट की जो वो सीक्रेट रखेगा। तो प्राइवेट की और पब्लिक की मैथमेटिकली लिंक्ड होती है, जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। तो होता क्या है कि अगर मान लिया सपोज मैं हूँ, तो मेरे पास एक प्राइवेट की है जो मुझे ही पता है, और पब्लिक की है वो लिस्टेड है, वो आज की डेट में वो पब्लिक नॉलेज होती है, वो पब्लिक की। तो पब्लिक की सबको पता है और प्राइवेट की केवल मुझे पता है। तो अगर मान लीजिए सपोज मैं अपना पैसेज आपको भेज रहा हूँ, तो मैं अपनी प्राइवेट की से उसे इनक्रिप्ट करूँगा, और जैसे ही मैं प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूँगा, चूँकि प्राइवेट की मेरे ही पास है, किसी और के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा वो मैसेज मैं ही भेज रहा हूँ, मैं उसको रिफ्यूट नहीं कर सकता। तो आज की डेट में क्या होता है, आप जाते हैं, कई कंपनीज़ हैं जो
आपको डिजिटल सिग्नेचर्स देते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर्स एनक्रिप्ट करने में आपके डेटा को हेल्प करता है। तो अगर आप अगर डिजिटल सिग्नेचर्स लेते हैं और एक इन्फॉर्मेशन होती है मालूम पड़ा उसमें वो डिजिटल सिग्नेचर रन करते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपकी प्राइवेट की होती है, जो प्राइवेट की उस टेक्स्ट में रन करती है। और जब प्राइवेट की उस टेक्स्ट में रन करती है तो इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि वो प्राइवेट की मुझे ही पता है तो मैंने ही उसे इनक्रिप्ट किया होगा। तो इसका मतलब नॉन रेपुटेशन पॉसिबल हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नॉन रेपुटेशन पॉसिबल हो जाता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पब्लिक की क्योंकि दुनिया के पास है तो दुनिया उसको देख सकती है। अब इसको उल्टा करें, अगर मान लें सपोज किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है और उसका इंटेंशन ये है कि उस इन्फॉर्मेशन को मैं ही देख सकूं, तो वो उसे क्या करेगा, प्राइवेट पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर देगा। मालूम पड़ा एक जॉन नाम का आदमी है और जॉन नाम का आदमी को नॉन रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं है, उसे मुझे इन्फॉर्मेशन भेजनी है, उसे ये मतलब नहीं है कि भाई मैं रेपुटेट करूं या नॉन रेपुटेट करूं, उसे उससे मतलब नहीं, केवल उसे इन्फॉर्मेशन भेजनी है और उसे ये चाहिए कि मैं ही पढ़ सकूं। तो वो क्या करेगा, मेरी पब्लिक की उठाएगा और उस पब्लिक की जिसे जो सबको पता है उसे अपने भेजने वाले टेक्स्ट में चला देगा। और एक बार उसने उसे अपने मैसेज में चला दिया तो उसे केवल जो डिक्रिप्ट किया जा सकता है प्राइवेट की से किया जा सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मेरे अलावा उसे कोई खोल नहीं सकता, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो जाएगी। तो पब्लिक की और प्राइवेट की दो की सबसे पहले नॉन रेपुटेशन में हेल्प करती हैं अगर उसकी ज़रूरत है, कॉन्फिडेंशियलिटी में हेल्प करती है अगर उसकी ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि इनक्रिप्शन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक ऑथेंटिकेशन और एक इंटेग्रिटी। यानी कि अगर मान लिया सपोज आप कोई कोर्ट में जाते हैं और कोई डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं या कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट में साइन करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप उसमें साइन करके क्या बोलते हैं, आप साइन करके ये बताते हैं कि भाई ये जो पेज है इसमें मैं साइन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं साइनर हूँ, मेरे साइन यूनिक हैं और मैं जो है ये पेज साइन कर रहा हूँ, यानी अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ कि मेरे ही साइन है। साइन करने से ऑथेंटिक, वर्बल भी आदमी कह सकता है कि हाँ ठीक है मैं ये एग्रीमेंट मांग रहा हूँ, लेकिन वो एक पेपर में लिखता है और पेपर में साइन कर देता है। और पेपर में जब वो एग्रीमेंट बनाता है तो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं रखता है। और जहाँ पर मालूम पड़ा 15 पेज का एग्रीमेंट है, 15वें पेज में आधे पेज में डॉक्यूमेंट ख़त्म हो जाता है, तो आदमी फिर उसके जस्ट जहाँ पर ख़त्म होता है उसके जस्ट नीचे साइन कर देता है। तो वो बीच में कोई वर्ड्स को इंसर्ट करने की इंसर्ट नहीं करने के लिए वो है, ताकि इंटेग्रिटी मेंटेन हो सके। यानी कि यही अगर उसमें 30, 40, 50 या 100 क्लॉजेज हैं तो यही 100 क्लॉजेज हैं जिस पर हम दोनों मान गए। कोई आदमी बीच में कोई पेज डाल दे या कोई सेंटेंस लिख दे और कहे कि नहीं जी ये नहीं था, अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ है मैं इस बात को मानता हूँ, उसकी जगह बीच में लिख दे मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, नीचे सिग्नेचर्स हैं, तो क्या हुआ, उसकी इंटेग्रिटी खराब हो गई। तो इंटेग्रिटी किसी भी डिजिटल सिग्नेचर्स में इंटेग्रिटी के किसी भी एग्रीमेंट्स वगैरह में एग्रीमेंट के बड़े मायने हैं, इंटेग्रिटी के बड़े मायने हैं। तो इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली क्या होता है कि पेज प्रिंटेड किए जाते हैं, उसमें अगर कहीं पर कटिंग होती है, कोई चीज़ चेंज करना है तो उसमें साइन किया जाता है जनरली उस जगह पर, ताकि फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी ना हो। और जनरली क्या है, कटिंग अलाउड ही नहीं की जाती है और पेज को नंबर कर दिया जाता है 1/1, 1/15, 2/15, 3/15। अगर 15 पेजेस है तो 1/15, 2/15 और लास्ट पेज 15/15, जिससे कि फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। और एक कॉपी वो रखते हैं और हर पेजेस में साइन किया जाता है जनरली। तो ये एक मेथड है कि इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन रखने का, कि हाँ मैंने ये साइन किया और ये क्लॉजेस थे। तो डिजिटल सिग्नेचर की खूबी ये है कि एक बार अगर उसमें आपने डिजिटल सिग्नेचर चला दिया तो ना केवल उसमें अगर
एक वर्ड भी चेंज हो गया तो उसकी इंटेग्रिटी ख़राब हो जाएगी। वो फंक्शन ही ऐसा है कि वो उसमें आप एक स्पेस बढ़ा नहीं सकते। अगर डिजिटली साइंड कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें एक स्पेस बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एल्गोरिथम पूरा चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ें होंगी कि वो सबसे पहले अगर आपने प्राइवेट की चलाई है तो प्राइवेट की का मतलब यह है कि उसे पब्लिक की से ही ओपन किया जा सकता है, उसकी ही पब्लिक की से ओपन किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले वो अटेस्टेशन है कि आपका ही वो डिजिटल सिग्नेचर है, आप ही उसके साइनर हो। और दूसरा चीज़ ये है कि कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं किया गया, इसकी गारंटी है। क्योंकि जितना भी टेक्स्ट है वो उसमें जितने भी वर्ड्स हैं उसमें मालूम पड़ा 20,000 वर्ड्स हैं, तो उसमें वो लॉगरिथम करा के एक नंबर जनरेट होगा। और वो नंबर में अगर आपने एक स्पेस भी कर दिया है, कोई नंबर ए को बी कर दिया, कोई भी चीज़ चेंज होगी या पैराग्राफ थोड़ा सा हिल गया, तो वो फिर वो उस पब्लिक की से नहीं खुलेगा। तो वो इस मायने में अगर हम देखें जो इलेक्ट्रॉनिक की जो है, ये जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है वो बहुत पावरफुल है। नॉर्मल क्रिप्टोग्राफी में उसमें तो धोखा हो सकता है, नॉर्मल एग्रीमेंट में, नॉर्मल रिटर्न पेज में तो धोखा हो सकता है, लेकिन अगर क्रिप्टोग्राफिकली एसिमेट्रिक की यूज़ की गई है तो उसमें धोखा होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम है। उसे फॉर्ज नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी आपने सुनी होगी, लेकिन अगर आपने पब्लिक की से किसी भी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर दिया है तो फिर, और वो एसिमेट्रिक की है, एसिमेट्रिक की सिस्टम है, उससे इनक्रिप्ट कर दिया है, तो फिर उसमें ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी के हाईएस्ट चांसेस हैं। तो हमारी स्टडी में जो दिया हुआ है वो पब्लिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में ये दिया हुआ है कि इसे एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, जिसमें एक की इंक्रिप्शन के लिए होती है, दूसरी की डिक्रिप्शन के लिए होती है। यूज़र के पास जो है प्राइवेट की होती है जो सीक्रेट होती है, पब्लिक की सारे ज़माने के पास होती है। प्राइवेट की और पब्लिक की मैथमेटिकली लिंक्ड होती है, और इनक्रिप्शन जो है वो पब्लिक की से परफॉर्म किया जा सकता है, और डिक्रिप्शन जो है प्राइवेट की से परफॉर्म किया जा सकता है, या उल्टा भी किया जा सकता है। अगर इनक्रिप्शन आप प्राइवेट की से कर रहे हो तो डिक्रिप्शन पब्लिक की से करोगे, यानी किसी भी की से इनक्रिप्शन करोगे, दूसरी की से डिक्रिप्ट कर दोगे। और उसके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि पहले मैंने समझा दिया है। इसके एग्जांपल RSA और एल्गेमल है। और एडवांटेजेस जो ये बताया कि बहुत सिक्योर होती है, कोई सीक्रेट शेयरिंग नहीं करनी पड़ती है, की एडमिनिस्ट्रेशन मिनिमम होता है, नॉन रेपुटेशन सपोर्ट करती है, यानी कि अगर आपने अपनी प्राइवेट की से किसी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट किया है तो उसे वो आपकी पब्लिक की से ही खुलेगा। और प्राइवेट की चूँकि आपको ही पता है, किसी दुनिया में किसी को नहीं पता है, तो नॉन रेपुटेशन सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आपने ही किया होगा। आप नॉन रेपुटेट नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि भाई मेरे पास मैंने नहीं किया, क्योंकि प्राइवेट की आप ही के पास है, आपकी प्राइवेट की आप ही को पता है, तो आप ही ने उसे किया होगा। तो नॉन रेपुटेशन